सोचिए, कोई शख्स 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाए और फिर टैक्स हुकाम उसके दरवाजे पर आ जाएं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये सरमायाकारी का मुनाफा है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो कारोबारी आमदनी है। अब इस एक छोटे से फर्क का मतलब लाखों रुपए का टैक्स हो सकता है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकी कानूनी जंग है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंची, और इसने टैक्स कानून के एक बहुत ही बुनियादी उसूल को हमेशा के लिए वाजे कर दिया। स्क्रीन पर जो ये रकम नजर आ रही है, तकरीबन 8 करोड़ 10 लाख रुपए, यही इस पूरी कहानी का मरकज है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इस पर टैक्स लगेगा या नहीं, सवाल ये था कि कैसे लगेगा। और यही कैसे इस पूरे कानूनी जंग की बुनियाद बना, जिसके नताइज पूरे रियल स्टेट सेक्टर पर असरअंदाज होने वाले थे। तो अदालत के सामने बुनियादी सवाल ये था, क्या ये तकरीबन 8 करोड़ रुपए बिल्डर के रोज़मर्रा के कारोबार से कमाई गई आमदनी है, या ये एक सरमायाकारी पर मिलने वाला मुनाफा है जिसे कैपिटल गेन कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है। इन दोनों पर टैक्स लगने का तरीका और उसकी शरह बिल्कुल अलग है, जिससे लाखों रुपए का फर्क पड़ सकता है। तो आइए इस कहानी के दो मरकजी किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ हैं चौधरी अब्दुल रहमान, जो एक तजर्बाकार बिल्डर और डेवलपर हैं, और उनके सामने है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स इदारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR। ये एक फर्द और रियासत के दरमियान टैक्स की तशरीह पर होने वाली एक बड़ी जंग थी। अच्छा, तो केस के हकाइक बिल्कुल सीधे साधे हैं। एक बिल्डर चौधरी अब्दुल रहमान ने जायदाद बेचकर तकरीबन 8 करोड़ 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन जब उन्होंने इसे टैक्स के लिए जाहिर किया तो एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बहस इस बात पर थी कि इस मुनाफे को कानूनी तौर पर क्या समझा जाए। ये मामला निचली अदालतों से होता हुआ सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। तो आइए पहले फरीक यानी टैक्स डिपार्टमेंट के मौक़िफ़ को समझते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट क्या था? उनके नज़दीक ये मामला बिल्कुल साफ और सीधा था। टैक्स डिपार्टमेंट की दलील बहुत मंतकी थी। उनका कहना था कि देखिए, चौधरी अब्दुल रहमान एक बिल्डर हैं। उनका काम ही जायदादें बनाना और बेचना है। इसलिए ये जायदादें उनके लिए बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे एक दुकानदार के लिए उसकी दुकान में रखा हुआ सामान। कानूनी ज़बान में इसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। इसलिए इससे होने वाला मुनाफा कारोबारी आमदनी है, और इस पर कारोबारी आमदनी के आम कानून यानी सेक्शन 18 के तहत टैक्स लगना चाहिए। ये जो स्टॉक ऑन ट्रेड का तस्वुर है, ये यहाँ बहुत अहम है। कानून के मुताबिक ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो कोई शख्स बेचने या अपने कारोबार में इस्तेमाल करने के इरादे से खरीदता है। टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में एक बिल्डर की बनाई हुई जायदादें बिल्कुल इसी तारीफ पर पूरी उतरती हैं। लेकिन जैसा कि हर अच्छे कानूनी ड्रामे में होता है, कहानी का एक दूसरा और बहुत दिलचस्प पहलू भी था। अब देखते हैं कि बिल्डर चौधरी अब्दुल रहमान ने टैक्स डिपार्टमेंट की इस दलील का जवाब किस तरह दिया। बिल्डर का पूरा दिफा कानून के एक खास हिस्से सेक्शन 37(1)(a) पर टिका हुआ था, और इसकी शुरुआत होती है इन अल्फाज से, किसी भी चीज़ के बावजूद। कानूनी दुनिया में ये अल्फाज एक सुपर पावर की तरह हैं। इन्हें नॉन ऑब्स्टैंटिव क्लॉज कहते हैं, और इनका मतलब ये होता है कि जो बात आगे कही जा रही है वो किसी भी दूसरे मुतज़ाद कानून से ऊपर मानी जाएगी। ये एक किस्म का कानूनी ट्रम्प कार्ड है। बिल्डर की दलील बहुत सादा और बहुत ताकतवर थी कि पार्लियामेंट ने ख़ास तौर पर गैर मनकूला जायदाद की फ़रोख्त से होने वाले मुनाफा पर टैक्स लगाने के लिए एक नया और मखसूस कानून बनाया है। और कानून का एक बुनियादी उसूल है कि जब किसी ख़ास मामले के लिए कोई मखसूस कानून मौजूद हो तो फिर उमूमी कानून लागू नहीं होता। तो बस यही थी वो मरकज़ी कानूनी कशमकश जिसे अदालत को हल करना था। एक तरफ था सेक्शन 18 कारोबारी आमदनी का एक आम कानून, और दूसरी तरफ था सेक्शन 37(1)(a जो ख़ास तौर पर जायदाद की फ़रोख्त के लिए बनाया गया एक मखसूस कानून था। सवाल ये था कि जब दो कवानीन एक ही सूरत हाल पर लागू होते नजर आएं तो कौन सा कानून गालिब आएगा। अब इस पहेली को हल करने के लिए अदालत ने कानून की तारीख का जायजा लिया। ये समझने के लिए कि ये कवानीन क्यों और कैसे बनाए गए, हमें भी वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं कि पार्लियामेंट की असल नीयत क्या थी। कानून की तारीख यहाँ बहुत दिलचस्प है। 2010 से पहले वफाकी हुकूमत गैर मनकूला जायदाद पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगा ही नहीं सकती थी, ये सूबाई मामला था। लेकिन फिर आई 18वीं आईनी तरमीम जिसने ये इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे दिया।
اس بڑی تبدیلی کے فوراً بعد 2012 میں پارلیمنٹ نے ایک نیا قانون سیکشن 37(1)A متعارف کرایا۔ اس کا مقصد بالکل واضح تھا، خاص طور پر غیر منقولہ جائیداد سے ہونے والے منافع کے لیے ایک نیا اور مخصوص ٹیکس نظام بنانا۔ تو اس تاریخی اور قانونی پس منظر کو سمجھنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر پہنچی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عدالت نے اس قانونی جنگ کا کیا نتیجہ نکالا اور اس کی بنیاد کیا تھی۔ فیصلہ بالکل واضح اور دو ٹوک تھا۔ عدالت نے بلڈر کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ یہ 8 کروڑ 10 لاکھ روپے کا منافع کیپٹل گین ہے، کاروباری آمدنی نہیں۔ یہ ٹیکس دہندہ یعنی چودھری عبدالرحمان کے لیے ایک بہت بڑی جیت تھی۔ لیکن فیصلے سے بھی زیادہ اہم وہ منطق تھی جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کیسے؟ انہوں نے ایک بہت ہی منظم قدم بقدم طریقہ اپنایا۔ پہلے انہوں نے مانا کہ ہاں بظاہر دونوں قوانین لاگو ہو سکتے ہیں، پھر انہوں نے ایک قانون کو جنرل اور دوسرے کو اسپیسیفک کے طور پر پہچانا، اور آخر میں انہوں نے قانون کی تشریح کا ایک صدیوں پرانا سنہری اصول لاگو کر دیا۔ اور یہ ہے وہ بنیادی اصول جس نے اس پورے کیس کا فیصلہ کر دیا۔ مخصوص قانون عمومی قانون پر فوقیت رکھتا ہے۔ یہ قانون کی دنیا کا ایک سنہری اصول ہے۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ پارلیمنٹ نے جان بوجھ کر جائیداد کی فروخت کے لیے ایک مخصوص قانون یعنی سیکشن 37 نے بنایا تھا، اس لیے وہی قانون لاگو ہوگا، چاہے ٹیکس دینے والا ایک عام شہری ہو یا ایک پیشہ ور بلڈر۔ لیکن یہ فیصلہ صرف چودھری عبدالرحمان یا 8 کروڑ روپے کے بارے میں نہیں ہے، اس کے اثرات بہت وسیع ہیں جو پورے ریل اسٹیٹ سیکٹر اور پاکستان میں ٹیکس قوانین کو سمجھنے کے طریقے پر اثر انداز ہوں گے۔ تو اس پورے کیس سے ہم کیا اہم باتیں سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات، اس نے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے جڑے ہر شخص کے لیے ایک واضح اصول قائم کر دیا ہے۔ اب یہ بات صاف ہے کہ جائیداد بیچنے سے ہونے والے منافع کو کیپٹل گین سمجھا جائے گا۔ دوسری بات، اس نے اس بنیادی اصول کو اور بھی مضبوط کیا ہے کہ مخصوص قانون ہمیشہ عمومی قانون پر غالب آئے گا۔ اور آخر میں یہ فیصلہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ عدالتیں ہمیشہ قانون کے پیچھے موجود پارلیمنٹ کی نیت کا احترام کرتی ہیں۔ اور آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، یہ فیصلہ بلا شبہ قانونی وضاحت اور اصولوں کی جیت ہے، لیکن کیا یہ حکومت کی ٹیکس وصولی کی کوششوں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے؟ واضح قوانین اور ریاست کی محصولات کی ضرورت کے درمیان ہمیشہ ایک نازک توازن ہوتا ہے، اور یہ کیس اسی توازن کی جدوجہد کی ایک بہترین مثال ہے۔